हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। हेलो दोस्तों, मैं मनोज कुमार आपका स्टडी IQIAS हिंदी चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं इतिहास के संदर्भ में। जो हम लोगों ने मध्यकालीन इतिहास की जो श्रृंखला शुरू की है, उसमें आज जो चर्चा करेंगे हम मुगल कालीन प्रशासन के बारे में। और मुगल कालीन प्रशासन आपके प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है, खासकर प्रारंभिक परीक्षा के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो आप सभी दोस्त जो मुझे देख रहे हैं, क्या आप लोग बता सकते हैं कि मेरी आवाज आप लोगों तक पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही? पता चला कि मैं अपना यहां से सब कुछ डिलीवर कर दूं और आप कुछ ले ही ना पाएं। आप अपना समय भी दें और आपको कुछ ना मिले, ऐसा मैं नहीं चाहता। इसलिए जल्दी से आप लोग बताइए, क्या आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है या नहीं? तो चलिए दोस्तों, सभी लोग जल्दी जल्दी आ जाइए। हम लोग आज बात करेंगे मुगल कालीन प्रशासन के बारे में, काफी इंपॉर्टेंट है। और उससे पहले एक अनाउंसमेंट आप सभी लोगों के लिए कि स्टडी IQ ने आप लोगों के लिए 3 PTY बैच लॉन्च किए हैं। 3 PTY बैच हैं, हिंदी माध्यम में, इंग्लिश मीडियम में और इंग्लिश में, यानी कि बाइलिंगुअल, हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स। और ये बैच 19 तारीख से स्टार्ट हो चुके हैं। अभी केवल ओरिएंटेशन क्लास हुई है। हिंदी मीडियम की क्लास पॉलिटी से स्टार्ट हो रही है और ये दोनों जो बैच हैं, ये इंग्लिश मीडियम के और इंग्लिश के, ये ज्योग्राफी से स्टार्ट होने वाले हैं। आज से ये बैच स्टार्ट हो रहे हैं प्रॉपर तरीके से। इसीलिए आप लोग अपना समय ना गंवाएं और 2024 के लिए अपनी जो रणनीति है, अपना जो लक्ष्य है, उसको सफल बनाने के लिए इस बैच के साथ जरूर जुड़ें, ठीक है ना? और ये बैच आप लोगों को केवल 30 तारीख तक के लिए मिलेगा। 30 तारीख के बाद इसमें आपके एडमिशन क्लोज हो जाएंगे और इसके लिए सीट हमने, क्योंकि टारगेटेड बैच है, इसलिए लिमिटेड सीट रखी हुई है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, बहुत ही लिमिटेड सीट है, कुछ एक सीट बची हुई है, क्योंकि हम चाहते हैं कि लिमिटेड स्टूडेंट्स पर हम प्रॉपर तरीके से फोकस करें, ठीक है ना? ध्यान रखिए। और इसके लिए जो फीस है 70,000 रुपए रखी गई है, लेकिन MK लाइव कोड इस्तेमाल करेंगे तो आपको मात्र 29,999 रुपए आपको पे करना होगा, जिसमें आपको 2 साल की वैलिडिटी मिलेगी। और 2024 के टारगेट के लिए अलग अलग स्टेज पर हम अलग अलग तरीके से, अलग अलग रणनीति के साथ आपके साथ मेहनत करेंगे और आपको सफल बनाने का भरपूर प्रयास करेंगे। ध्यान रखिएगा, ओके? प्रारंभिक परीक्षा के समय पर आपको प्री के पूरा GS तो कराएंगे, प्लस CSET, प्लस आपका करंट अफेयर्स, प्लस इसके साथ साथ आपकी टेस्ट सीरीज और प्रैक्टिस वो रहेगा। मेंस के टाइम पीरियड में आपको मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम के लिए आपको इनवाइट किया जाएगा, जिनका प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट आ जाएगा। उन सभी को हम दिल्ली में बुला करके अपने खर्चे पर यहां पर रखेंगे, आपको सिर्फ पढ़ाएंगे और आपकी प्रैक्टिस कराएंगे। और इंपॉर्टेंट जितने भी सब्जेक्ट हैं, जो कोर सब्जेक्ट हैं मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, उन पर विशेष तौर पर फोकस करेंगे, ठीक है ना? ध्यान रखिएगा। और उसके बाद फिर इंटरव्यू की तैयारी है। इसलिए दोस्तों, इस मौके को बिल्कुल मत गवाइए, जल्दी से इसको ज्वाइन कर लीजिए। शाम को 6 से लेकर के 9 बजे तक ये बैच डेली स्टार्ट हो रहा है। इसमें ध्यान रखिएगा, मात्र 29,999 रुपए तभी पॉसिबल होगा जब आप ये MK लाइव कोड इस्तेमाल करेंगे। ओके दोस्तों, तो चलिए आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आज हम बात करने जा रहे हैं एक इंपॉर्टेंट मुद्दे पर। वो है आपका मध्यकालीन भारत का 19वां लेक्चर, मुगल प्रशासन। और जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, ये मेरा नाम मनोज कुमार और ये मेरा कोड है और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, जिसके माध्यम से आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। और ये मेरा मेल ID है, ठीक है ना? जिसके माध्यम से आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी चीज आप मुझसे पूछ सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, ठीक है ना? संपर्क कर सकते हैं। और पढ़ाई से लेकर के स्टडी IQ आपके साथ है और मैं आपके साथ हूं, ओके? तो चलिए दोस्तों, बात कर रहे हैं मुगल प्रशासन के संदर्भ में। बात आती है प्रशासन। मैंने पहले भी जब दिल्ली सल्तनत का प्रशासन आपको डिस्कस किया था, तो मैंने बताया था कि प्रशासन को हमको कुछ एक सेगमेंट में डिवाइड करके हमको पढ़ना चाहिए कि आखिर उसमें होता क्या क्या है। अगर हम उसके कंसेप्ट को नहीं समझेंगे तो चीजें रट्टा मारेंगे, और इतिहास रट्टा मारने वाला विषय नहीं है। जिन लोगों ने इसको बदनाम किया है, मैं उनसे बहुत नाराज हूं रियली में। इतिहास रट्टाफिकेशन का सब्जेक्ट नहीं है, ये बहुत ही समझदारी, बहुत ही विश्लेषण वाला सब्जेक्ट है, लेकिन उसको उस तरीके से पढ़ने की जरूरत है।
कहते ना कि इतिहास क्या है, आज से पहले की सभी घटनाओं का संग्रह है, लेकिन घटनाओं का संग्रह लोगों ने फैक्ट बना लिया। इसमें कंसेप्ट यह है कि प्रत्येक घटना के पीछे कोई ना कोई एक कारण होता है और हर कारण एक घटना को अंजाम देता है और हर घटना आने वाले समय में एक कारण बन जाती है अगली घटना के लिए। बात समझना, तो ध्यान रखिएगा, यही कंसेप्ट है। तो कार्य कारण का संबंध होता है इतिहास में, यानी कोई भी घटना बिल्कुल शून्य में नहीं होती, उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है और वो किसी ना किसी घटना की वजह बनता है। तो ये एक विश्लेषण वाला विषय है। इसलिए प्रशासन में हम लोग बात करते हैं, देखिए हमेशा कि प्रशासन में एक राज्य की प्रकृति हमको पता होना चाहिए, यानी कि राज्य का स्वरूप क्या होता है। अगर हम इसे नहीं जानते तो समझ लीजिए कि फिर हम कुछ नहीं समझ पाएंगे कि राज्य कैसा था, कैसा नहीं था। फिर उसके बाद राजत्व सिद्धांत, अगर किसी राजा ने अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया है तो उसके बारे में जानेंगे। फिर उसके बाद केंद्रीय प्रशासन, केंद्र में प्रशासन कैसा है, प्रांतीय प्रशासन, स्थानीय प्रशासन, न्याय व्यवस्था, सैन्य व्यवस्था, ठीक है ना, यह है। इसके अलावा एक टॉपिक और होता है जिसे हम कहते हैं राजस्व प्रशासन। क्या होता है? राजस्व प्रशासन भी होता है, लेकिन चूंकि मुगल काल में हम ऑलरेडी इस टॉपिक को मुगल कालीन अर्थव्यवस्था यानी कि अकबर के समय की आर्थिक नीति के संदर्भ में इसको चर्चा कर चुके हैं, इसलिए आज इस पर चर्चा नहीं करेंगे, हम चर्चा करेंगे इन बिंदुओं पर। ध्यान रखिएगा, ठीक। चलिए इसमें सबसे पहले बात करते हैं राज्य की प्रकृति यानी कि राज्य का स्वरूप कैसा है। ध्यान रखिए, मुगल शासक जो कि देखा जाए तो तुर्क और मंगोली परंपरा से प्रभावित थे, उन्हीं के वंशज थे। ये मैंने आपको बताया भी था कि बाबर, और सोचिए कि बाबर के पिता और बाबर की माता एक तुर्की खानदान से है और एक मंगोल खानदान से है। इस तरह से बाबर और उसके वंशजों में तुर्क मंगोल का खून है। तो केवल खून ही नहीं है, बल्कि उन्होंने उस परंपरा को अपनाया भी था, ठीक है ना। ध्यान रखना, तुर्क मंगोल परंपरा को अपनाया भी था और उसी दृष्टिकोण से उन्होंने अपने राज्य का स्वरूप निर्धारित किया। तो कैसी परंपरा है? तुर्क मंगोल परंपरा है। ओके एवरीबॉडी, तुर्क मंगोल परंपरा पर आधारित है। बात आती है कि राज्य का स्वरूप कैसा है। देखिए, आज की बात करें या पहले की बात करें, हर राज्य का अपना एक स्वरूप होता है। इसमें ध्यान दीजिएगा कि राज्य का स्वरूप कैसा है। आईने अकबरी में अवल फजल कहता है कि उसका उद्देश्य है अति केंद्रीकृत शासन प्रणाली की स्थापना, यानी कि केंद्रीकृत यानी कि ये राजा है, यानी कि बादशाह, ध्यान रखिएगा, और बादशाह के अंडर में ही सारा का सारा प्रशासन उसके नियंत्रण में होना चाहिए। हाईली कंट्रोल्ड एडमिनिस्ट्रेशन, ये अति केंद्रीकृत, यानी कि सब कुछ इसके हाथ में होगा, तभी यह शक्तिशाली बनेगा, ठीक। पहली बात तो ध्यान दीजिएगा, सारी सत्ता मुगल शासकों के अंडर में थी, पूरा साम्राज्य उन्होंने बनाया, लेकिन किसी को इतनी छूट नहीं दी थी कि वो अपनी मर्जी से कोई काम कर सके। सबको इन्हीं को रिपोर्ट करना है, सारी चीजें इनको करनी है। तो सबका केंद्र बिंदु कौन है? बादशाह, ये समझ लीजिए, ठीक। दूसरा, निरंकुश राजतंत्र। निरंकुश राजतंत्र यानी कि राजतंत्र तो है ही, लेकिन निरंकुश भी है, उसके ऊपर किसी का कोई अंकुश नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है, यानी कि वो जो सोचेगा, वो जो कहेगा, वो जो करेगा, वही सही है, ठीक है ना। लेकिन इसके बावजूद भी इसका अधिकांश स्वरूप कैसा था? जन कल्याणकारी। खासकर औरंगजेब के समय को छोड़ दिया जाए तो लगभग सभी शासकों ने जन कल्याणकारी स्वरूप को अपनाया था। खासकर अकबर के समय में आप देख लीजिएगा, तो उसने लोगों के कल्याण के लिए सारी नीतियां अपनाई थी। है बेसिक, सोचिए निरंकुश है, लेकिन जन कल्याण का कार्य भी किया था उसने। सोचिए कि उसने जजिया हटाया, उसने तीर्थ यात्रा कर हटाया, ठीक है ना। सोचना, दास जो युद्धबंदी हैं, उन दासों को उसने मुक्त करने की परंपरा रखी कि भाई युद्धबंदी दास नहीं बनाए जाएंगे, ठीक। तो इस तरीके से उसने बहुत सारे काम किए, अर्थव्यवस्था से लेकर राजनीतिक व्यवस्था से लेकर प्रशासन से लेकर के हर क्षेत्र में उसने जन कल्याण को विशेष तौर पर ध्यान में रखा था।
हालांकि औरंगजेब के समय में इसमें थोड़ा सा परिवर्तन आया। तो ये उसका प्रशासन का क्या है स्वरूप। इनमें से रोक और संतुलन की व्यवस्था भी थी, ये इंपॉर्टेंट है। चेक एंड बैलेंस कहते हैं दोस्तों इसको, इंग्लिश में कहा जाए तो चेक एंड बैलेंस, यानी कि एक दूसरे को नियंत्रित करना। और यह व्यवस्था ध्यान रखिएगा दोस्तों अकबर ने शुरू की थी। किसके माध्यम से, मैंने आपको बताया भी था, मनसबदारी प्रणाली के माध्यम से। किसके माध्यम से? मनसबदारी प्रणाली के माध्यम से, यानी कि जिसमें हर व्यक्ति को यह कह दिया गया था कि हर व्यक्ति को सैनिक दायित्व निभाना है, जैसा परफॉर्मेंस करेगा वैसा ही कार्य करेगा, उसकी सेना मिलेगा, मतलब उसको वेतन मिलेगा, उसका ओहदा भी उसी के अनुसार होगा। बात समझना। उसी तरीके से उसने एक जो पद होता था वजीर का, वजीर के साथ उसने एक दीवान का पद भी बना दिया कि दीवान वित्त व्यवस्था देखेगा और वजीर जो है बाकी प्रशासनिक व्यवस्था देखेगा। और उसने सोचिए दीवान जो वजीर है उसको अकेला नहीं रहने दिया, एक साथ 10-10 वजीर भी हो सकते, वकील भी हो सकते थे, यानी दीवान हो सकते थे, एक साथ 10-10 दीवान भी हो सकते थे। सोचिएगा, अकेला नहीं कि किसी की मोनोपोली हो जाए, और सब एक दूसरे पर चेक एंड बैलेंस है। सेम उसी तरीके से उसने राज्य प्रशासन में भी यही काम किया था, राज्य यानी कि प्रांतों में भी इसी तरह की उसने व्यवस्था को अपनाया था, चेक एंड बैलेंस के। तो उसके राज्य का स्वरूप क्या है, ये रहा। क्वेश्चन प्रारंभिक परीक्षा में पूछा जाता है, मुगल कालीन जो प्रशासन है उसके स्वरूप के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, बताइए निम्न में से कौन सा कथन सही है। 1 2 3, 2 3 4, 1 3 4 और उपरोक्त सभी। तो यहां से आपका प्रश्न आपका बन जाएगा दोस्तों। क्लियर है एवरीबॉडी? तो हमेशा ध्यान रखिएगा, हमें मुगल प्रशासन या किसी भी प्रशासन का हो स्वरूप पहले पता होना चाहिए। ठीक, उसके बाद आ जाइए, दूसरा मुद्दा है कि मुगल शासकों में शुरू से ही एक राजत्व सिद्धांत की अवधारणा को अपनाया गया, ठीक है ना, विशेषकर अकबर के समय में। अकबर के समय में सोचिएगा, राजत्व सिद्धांत की जो चर्चा है वो अबुल फजल ने अपनी पुस्तक आईने अकबरी में दी है। इसकी जानकारी उसने आईने अकबरी में दी है। आईने अकबरी का एक चैप्टर है, 77वां चैप्टर, 77वां अध्याय, और इस 77वें अध्याय को हम कहते हैं आईने रहनमुनी। क्या कहते हैं? आइन ए रहनमुनी। ये रहा। इस 77वें चैप्टर का जिक्र जो है आईने अकबरी में है, और इसी में इसके राजत्व सिद्धांत की पूरी व्याख्या दे रखी है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि अकबर के समय के राजत्व सिद्धांत की व्याख्या किसमें है, ठीक है ना। अब इसके बाद आती है कि आखिर राजत्व सिद्धांत में था क्या। देखिए, पहली बात मैं नीचे शुरू कर रहा हूं। अकबर का जो राजत्व सिद्धांत है वो सुलह कुल के सिद्धांत पर आधारित है। सुलह मीन्स मिलजुल करके रहना, कुल मीन्स खानदान, यानी सभी लोगों को मिलजुल करके रहने की परंपरा पर उसने बल दिया था। ध्यान रखना, सुलह कुल के सिद्धांत पर आधारित है, पहली बात। यानी कि सब लोग मिलजुल करके रहेंगे, यानी कि बादशाह किसी मुसलमान का नहीं है, बादशाह किसी हिंदू का नहीं है, बादशाह पूरी प्रजा का है, उसके पूरे के पूरे समस्त जन समुदाय का है, और सब लोग मिलजुल कर रहेंगे तभी एक साम्राज्य सही मायने में आगे चल सकता है। यह उसका सिद्धांत था। दूसरा राजत्व सिद्धांत की उसने व्याख्या की है, इसमें दैवी राजत्व का सिद्धांत उसने प्रस्तुत किया। इसमें कहा कि दैवी राजत्व यानी कि जो राजत्व है वो ईश्वरीय प्रकाश है। क्या है? ईश्वरीय प्रकाश है ये राजत्व, जिसे क्या कहते हैं? फर ए इज्दी। क्या कहते हैं? फर ए इज्दी कहते हैं, ईश्वर का प्रकाश। यानी कि मैं ऐसे ही शासक नहीं बन गया, मेरे ऊपर ईश्वर का प्रकाश पड़ा है तभी मैं बादशाह बना हूं। फर ए इज्दी, और यह हर किसी को नहीं मिलता है। जिसको मिलता है वो सभी लोगों से थोड़ा सा अलग होता है, और उसके ऊपर एक जिम्मेदारी भी होती है, ठीक है ना। ध्यान रखना,
फर्रे इज़्दी उसने राजत्व को कहा है, और कहा है कि जो शासन है, ध्यान रखना, इसमें बताया कि जो शासन है, शासन 4 तत्वों से मिलकर बना होता है। कितने तत्वों से? 4 तत्वों से शासन मिलकर के बना होता है। वो कौन कौन से 4 तत्व हैं, याद रख लीजिएगा कौन कौन से हैं। देखिए, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी। अग्नि, वायु, जल और पृथ्वी। अग्नि का मतलब है योद्धा वर्ग। बोले कि शासन प्रशासन बिना योद्धाओं के संभव नहीं है। नंबर 2, वायु का मतलब है श्रमिक वर्ग। कौन है? श्रमिक वर्ग। जल जो है बहुत ही शांत होता है और इसीलिए यह बिना बुद्धिजीवियों के संभव नहीं है, ये बुद्धिजीवी होते हैं। और पृथ्वी जो है वो कौन है? वो होते हैं सेवक। इस तरीके से इन 4 तत्वों से मिलकर के बना है शासन, ठीक है ना। और शासन की जिम्मेदारी किस पर है? बादशाह पर। और बादशाह कैसा है? ईश्वरी प्रकाश से युक्त है। समझ लीजिएगा, ईश्वरी प्रकाश से, ईश्वर का उसके ऊपर ब्लेसिंग्स हैं, ये उसने इस पर कहा है। तो याद रहेगा आप लोगों को क्या है। दूसरा, उसने बादशाह का पद रखा इन लोगों ने, कि ये लोगों ने कहा कि हम सुल्तान नहीं हैं, वी आर नॉट द राइट हैंड ऑफ खलीफा। सुल्तान का मतलब होता है खलीफा का दाहिना हाथ, एक तरीके से, यानी खलीफा के शासन को चलाने वाला। इन्होंने खलीफा के पद को ही नकार दिया, बोले कोई खलीफा नहीं। बादशाह का मतलब होता है कि वह स्वयं खलीफा है। ध्यान रखिएगा, जो स्वयं को खलीफा मान लेते हैं उन्हीं को बादशाह कहा जाता है, के ऊपर कोई नहीं है। ये केवल 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 पैगंबर मोहम्मद साहब को मानते हैं, बाकी किसी खलीफा में विश्वास नहीं करते। इस्लाम से दूर हैं, पूरी तरह से इस्लामिक नहीं है, पूरी तरीके से इस्लाम से दूर भी नहीं है। ध्यान रखना, ना पूरी तरह से इस्लाम को अपनाया है और ना ही पूरी तरह से इस्लाम को दूर रखा है, बल्कि कुछ हद तक इस्लाम को दूर रखने की कोशिश की है। क्योंकि भारत जो है वो कैसा है? दार उल हर्ब है। कैसा है? दार उल हर्ब, यानी कि मूर्ति पूजकों का देश है। और यहां पर 95% से ज्यादा जनसंख्या मूर्ति पूजा करती है, ठीक है ना। तो ऐसे में हम दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम में नहीं बदल सकते। हालांकि औरंगजेब ने दारुल इस्लाम को अपनाने की कोशिश की थी, जो मैंने आपको कल की क्लास में बताया भी था, अगर आप लोगों को ध्यान हो तो ध्यान रखिएगा। तो दारुल हर्ब में विश्वास करते हैं, दारुल इस्लाम में नहीं, केवल औरंगजेब को छोड़ करके। और इन सब का उद्देश्य क्या है? इन सब का उद्देश्य है सार्वभौमिक सत्ता की स्थापना करना। सार्वभौमिक सत्ता मतलब यूनिवर्सलिज्म, एक तरीके से एक बड़ी सत्ता जो सब कुछ हमारे अंडर में हो, एक बड़ी जनता के लिए एक सत्ता हो। और यह तभी हो सकती है जब ये सारे तत्व मौजूद हों। इस तरह से राजद सिद्धांत का उद्देश्य क्या है? सार्वभौमिक सत्ता की स्थापना, सॉवरिन, इसके अंडर में सब हो, वो किसी के अंडर में ना हो सिवाय खुदा के अलावा, ठीक है ना। असली उद्देश्य यह है, बाकी इसके तत्व हैं जिसको उसने अपनाया था। तो यह है मुगल प्रशासन का राजत्व सिद्धांत। इनको पॉइंट को नोट कर लीजिए, आपको यह आसानी से चीजें समझ में आ जाएंगी। ओके दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ठीक। अब जब राजत्व सिद्धांत समझ में आ गया तो फिर अब समझ सकते हैं कि इनका प्रशासन कैसे होगा। देख लीजिए, ये रहा प्रशासन में। हम अच्छे से जानते हैं कि केंद्रीय प्रशासन है, और केंद्रीय प्रशासन में सबसे ऊपर कौन होता है? राजा। और राजा कैसा होता है? सर्वशक्तिशाली। मैंने पहले ही कहा कैसा है? निरंकुश है। निरंकुश राजतंत्र में विश्वास करता है, तो इसका मतलब राजा सर्वशक्तिशाली है। यानी कि यही विधायिका का प्रमुख भी है, विधायिका भी यही है, ठीक, कार्यपालिका भी यही है और न्यायपालिका भी यही है। यानी समस्त शक्तियों का स्वामी है ये।
कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका तीनों इसके अंडर में है। जो ये कहेगा वही सच है, ठीक। और इसकी सहायता करने के लिए एक मंत्रिपरिषद होती है, और मंत्रिपरिषद में ये निम्नलिखित कौन है? अधिकारी। ध्यान रखना, वकील कौन है? वकील है एक प्रकार का वजीर। दिल्ली सल्तनत में इसे क्या कहते थे? दीवाने बिजारत। उस समय वजीर कहते थे, इन्होंने इसका नाम बदल के रख दिया वकील, ठीक है ना। हुमायूं के समय में और अकबर के प्रारंभिक समय में कौन था? आपने नाम सुना होगा, बैरम खां। और प्रारंभ में इसके पास वित्तीय शक्तियां और प्रशासनिक शक्तियां दोनों थी। ध्यान रखना, प्रारंभ में वित्तीय शक्तियों का स्वामी भी है और प्रशासन भी इसके अंडर में है, तो दोनों का था। इसलिए बैरम खां थोड़ा सा कैसा हो गया? शक्तिशाली हो गया था, सारी चीजें उसके अंडर में आ गई थी। इसीलिए वजीर को कमजोर करने के लिए अकबर ने, सोचिएगा, अकबर ने अपने शासन के 8वें वर्ष में दीवान का पद बनाया, जिसे हम क्या कहते हैं? दीवाने आला कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? दीवाने आला कहा जाता है, ध्यान रखना, ठीक। और इसका काम क्या था? वजीर से सारी की सारी वित्तीय शक्तियां इसी को दे दी गई। वित्तीय शक्तियों का, वित्तीय प्रशासन का प्रमुख है ये, वित्तीय शक्ति इसके हाथ में आ गई। ध्यान रखना, सारे प्रशासन का वित्तीय प्रबंधन दीवान देखेगा। और दीवाने आला में आपने सबसे बड़ा नाम सुना होगा, राजा टोडरमल, जिन्होंने अकबर के समय की आईने दहसाला की नीति का विकास किया था, उसकी प्रणाली का विकास किया था, ठीक है ना। और आपको बता दें कि अकबर ने अपने समय में यह सब क्यों किया? चेक एंड बैलेंस के लिए, कि कोई शक्तिशाली ना हो जाए, क्योंकि बैरम खां बन चुका था, उसने विद्रोह करने की कोशिश भी की थी, अकबर की बातों को नहीं मानता था वो, जबकि अकबर बादशाह है उसके बावजूद भी, ठीक है ना। इसलिए उसने दीवान का पद बना दिया, ठीक, क्लियर हो गया। ये एक नया पद है। और अकबर के समय में और उसके बाद भी ध्यान रखना क्या हुआ था, इसमें एक चीज ये हुई थी कि जरूरत पड़ती थी तो वो एक से ज्यादा भी दीवान बना सकता था, और बनाए भी थे उसने, ध्यान रखना, क्लियर हो गया। और दीवान की सहायता के लिए अकेला ये नहीं होता था, इसकी सहायता के लिए कई सारे अधिकारी भी होते थे सहायता के लिए, जैसे दीवान ए खालसा, ये होता था। खालसा भूमि का प्रमुख, यानी कि राजकीय जो भूमि होती है उसका प्रमुख। खालसा मतलब राजकीय भूमि का, राजकीय भूमि होती है, सरकारी जमीन, ध्यान रखना, सरकारी जमीन, राजकीय भूमि का प्रमुख होता था ये। उसी तरीके से दीवाने तन होता था। दीवाने तन ये नकद वेतन का अधिकारी था, जो जिन जिन लोगों को नगद वेतन दिया जाता था उनको ये देखता था, ठीक है ना। इस तरीके से आपके दीवान की सहायता करने के लिए कम से कम 8 से 9 दीवान और होते थे, जिन्हें उप दीवान कहते थे। यही है वो। मीर बख्शी कौन कौन है? मीर बख्शी है दोस्तों मुख्य सेनापति। सेनापति, हालांकि सेना में जब युद्ध करने जाते थे उस समय मुख्य सेनापति अलग बनाया जाता था, यह होता था सेनापति, ठीक है ना, सेना का प्रमुख, ठीक। सोचिए कि दिल्ली सल्तनत में क्या कहते थे इसको? दिल्ली सल्तनत में कहते थे दीवाने आरिज, और यहां क्या है? मीर बख्शी। और अकबर ने जब मनसबदारी प्रणाली बनाई तो मुख्य वेतन अधिकारी भी इसी को बना दिया था। मुख्य वेतन अधिकारी भी इसी को बना दिया था। क्यों बना दिया गया था? क्योंकि हर व्यक्ति, हर अधिकारी मनसबदार बन गया, और मनसबदार बना तो उसको सेना और घोड़े दोनों रखने होते थे, और सेना में जैसी परफॉर्मेंस करता था तभी उसको वेतन और तमाम सारी चीजें, सुविधाएं मिलती थी। तो जब ये कंडीशन होती थी तो सेना का वेतन तभी मिलता था जब मुख्य सेनापति यानी मीर बख्शी उस पर सिग्नेचर कर देता था। इसलिए मुख्य वेतन अधिकारी ये हो गया, यानी दीवान को यहां कमजोर कर दिया।
वित्तीय शक्तियां हैं, पैसा वो तब देगा जब ये साइन कर देगा, ये साइन नहीं करेगा तो पैसा यहां से नहीं मिलेगा। यानी कि दीवान भी अपनी मर्जी से किसी को वेतन नहीं दे सकता जब तक कि यहां से साइन नहीं होंगे। मीर सामा कौन है? ध्यान रखना दोस्तों, मीर सामा जो होता है वो होता है वहां के राजमहल की हर चीजों को देखने वाला, राजमहल की जरूरतों को पूरा करने वाला, राजकीय जरूरतों को पूरा करने वाला। यानी कि उनकी जो राजमहल की, राजपरिवार की जरूरतें होती हैं उसको पूरा करता था। और एक समय ऐसा आया कि ये वकील और दीवान के बाद तीसरा सबसे बड़ा, सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति बन गया। ये कार्य समझ सकते हो, क्योंकि ये राजकीय प्रशासन, राजकीय व्यवस्था, राजकीय परिवार उन सबसे ज्यादा करीब है। इस वजह से सद्र और सदूर, ये कौन होता था? सद्र और सदूर जो कहते हैं उसको कहते हैं धार्मिक अधिकारी को, जो धार्मिक व्यवस्था, धार्मिक आचरण को देखता है। ये पहले भी होता था और अभी भी है, धार्मिक आचरण को चेक करने वाला। और जनरली वही व्यक्ति काजी भी बनाया जाता था। ये तो होता था न्यायाधीश। यानी कि बादशाह के बाद अगर कोई व्यक्ति इंपॉर्टेंट है न्याय व्यवस्था में तो वो काजी है। सुनते हैं ना आप लोग, मियां बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। इसलिए मुसलमानों में निकाह के समय काजी बुलाया जाता है, सदर को नहीं बुलाया जाता है। शद्र जो होता है, शद्र होता है धार्मिक व्यक्ति। क्योंकि ये व्यवस्था चली आ रही थी इसलिए दोनों जो पद है एक ही व्यक्ति को दे दिए जाते थे। इसलिए कभी अंतर पता नहीं चला कि सदर कौन है और काजी कौन है, क्योंकि दोनों पद एक ही के पास होते थे। इसलिए पहले भी थे और अभी भी। मीर आतिश कौन है? ये होता था तोप खाने का प्रमुख, तोप खाना का प्रमुख होता था। ध्यान रखिएगा, तोप खाने का प्रमुख होता था। इसके अलावा कुछ अन्य पद और भी थे केंद्र में, कुछ अन्य भी हैं। जैसे मैंने कल आपको बताया था मुहत्सिब, ये होते थे नैतिक आचरण को देखने वाले, नैतिक आचरण का पालन करने वाले, करवाने वाले। यानी कि लोग कहीं कोई गलत तरीके से गलत एक्टिविटी तो नहीं कर रहे, उनके लिए होता था मुहत्सिब। और इसकी नियुक्ति किसने की थी? औरंगजेब ने की थी। ठीक है ना। और क्या होता था? मीर ए बर्र, मीर ए बर्र होता था। ये कौन होता था? वन विभाग का प्रमुख। इनको नोट करते चलिएगा, वन विभाग का प्रमुख। मीर ए अर्ज, ध्यान रखना ये मीर अर्ज है, दीवाने अर्ज नहीं। दीवाने अर्ज होगा तो दिल्ली सल्तनत में सेनापति हो जाएगा। यह मीर अर्ज है जो दरबार में अर्जियां लगाई जाती हैं, दरबारी अर्जियों को देखने वाला, अर्जियां देखने वाला। अर्जी यानी कि हम जो रिक्वेस्ट भेजते हैं, अपना पेपर भेजते हैं, प्रार्थना पत्र भेजते हैं, उसको अर्जी कहते हैं, अर्जियां देखने वाला। ठीक है ना। एक होता था मीर ए बहरी, और ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट। मीर ए बहरी कौन होता था? जल सेना का सेनापति, जल सेनापति। यस, जल सेना का सेनापति होता था, जल सेना प्रमुख। मुगल काल में छोटे से ही स्तर पर सही, लेकिन उन्होंने जल सेना का निर्माण करने की कोशिश की थी। ठीक है ना। और एक होता था मीर ए माल, मीर ए माल। ठीक है ना। और ये कौन होता था? मीर ए माल होता था टकसाल का प्रमुख, जहां पर सिक्के ढाले जाते थे। ध्यान रखना, जहां पर सिक्के ढाले जाते थे उसको कहते हैं टकसाल का प्रमुख। ठीक है ना। और मैंने आपको अकबर के टाइम पीरियड में जब आर्थिक नीति पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था कि अब्दुल समद को दिल्ली की शाही टकसाल का अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है ना। इसलिए मैंने पहले ही कहा कि एक एक चीज, मेरे एक एक लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग ध्यान से सुनिए, ध्यान से काम करिए। एवरीबॉडी, इट्स ओके। ठीक, चलिए अब इसके आगे बात करते हैं प्रांतीय प्रशासन। तो जैसा लगभग केंद्र में था, लगभग वैसा ही उन्होंने प्रांतों में भी रखा। यानी कि पूरे मुगल साम्राज्य को प्रांतों में विभाजित करके रखा। ध्यान रखना, अकबर के समय में
जो प्रांतों की संख्या है प्रारंभ में 12 थी, बाद में बढ़कर के ये 15 हो गई। बाद में अंतिम समय में जब अकबर की मृत्यु हुई तो उस प्रांतों की संख्या इतनी हो गई। जहांगीर के समय में प्रांतों की संख्या 17, शाहजहां के समय यह हो गई 18 और औरंगजेब के समय में यह हो गई 20 संख्या। ठीक है ना, कहीं कहीं 21 भी लिखा रहता है लेकिन मोस्टली 20 ही है, क्योंकि एक जो प्रांत है दूसरे प्रांत में विलय कर दिया गया था, इसलिए ये इतने प्रांत बनाए गए थे। ठीक, प्रांत में कंडीशन क्या रखी गई थी? बिल्कुल एक रूपता और संतुलन की स्थिति रखी गई। यानी एक रूपता बोले तो जैसा केंद्र में प्रशासन है वैसा ही यहां पर रखा गया और सभी प्रांतों में एक जैसी व्यवस्था रखी गई। और संतुलन इसलिए, चेक एंड बैलेंस इसलिए क्योंकि यहां पर भी हम उसी तरह के अधिकारियों को नियुक्त कर रहे थे जो एक दूसरे को संतुलित कर सकें। कहीं ऐसा ना हो कि प्रांतों में ही क्या हो जाए, संघर्ष की स्थिति बन जाए, प्रांतों में ही षड्यंत्र की स्थिति बन जाए, प्रांत ही हमारे खिलाफ एक कहा जाए कि माहौल बना दे। ऐसा नहीं चाहिए था। ठीक है ना, इसी प्रकार से यहां पर अधिकारी भी बनाए गए। सूबेदार नाजिम यानी कि मुख्य जो प्रशासनिक अधिकारी होता था वो नाजिम था। दीवान जो कि वित्तीय अधिकारी है, जो प्रांत का दीवान है। प्रांतीय बख्शी सेनापति है। सद्र और काजी आप समझते हैं धार्मिक और न्यायपालिका का प्रमुख है। तो ये आपके बनाए गए थे। ठीक है ना, इसलिए प्रांतों में बहुत ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, बस समझ लीजिएगा। ठीक, उसके बाद स्थानीय प्रशासन। तो प्रांतों को सरकार में और सरकार को परगना में और नगर क्षेत्र में विभाजित किया गया और सबसे नीचे गांव होते हैं, वो आप जानते ही हैं। ठीक है ना, ध्यान रखना। सरकार और परगना ये सब तो आपके शेरशाह सूरी के समय ही विकसित हो चुके थे और इस समय और विकसित हुए। ठीक है ना, और सरकार का जो प्रमुख अधिकारी होता था, ध्यान रखिएगा कौन होता था? प्रमुख अधिकारी फौजदार होता था, फौजदार। ठीक है ना, एक दूसरा होता था अमल गुजार, अमल गुजार जो कि वहां के अकाउंट वगैरह की व्यवस्था को देखता था। तीसरा होता था आमिल। आमिल ध्यान रखना यहां भी होता था, परगना के लेवल पर भी होता था। इसका काम था भू राजस्व वसूलना, भू राजस्व को देखना। और ये इनमें से अधिकांश चीजें ध्यान रखना दोस्तों मेरी पिछली क्लास में रिपीट हो चुकी हैं। ध्यान रखना, परगना में तो आप अच्छे से जानते हैं कौन होता था परगना में, बताइए? आज भी होता है पटेल और कानून गो, ये परगना के स्तर पर होते थे अधिकारी। ये टैक्स कलेक्ट करने वाला और ये न्याय व्यवस्था को देखने वाला। और नगर के प्रशासन को देखने वाला अधिकारी कौन है? कोतवाल साहब। ये नगर प्रशासन का प्रमुख होता था। ठीक है ना, ध्यान रखना। इसी समय एक नई जानकारी और मिलती है कि इसी समय में बंदरगाह भी होते थे, बंदरगाह। और बंदरगाह के अधिकारी को कहते थे मुत्सद्दी। क्या कहते थे? मुत्सद्दी कहा जाता था। इसको याद रख लीजिएगा मुत्सद्दी को दोस्तों। ओके, क्लियर एवरीबॉडी? चलिए नेक्स्ट, न्याय व्यवस्था। ध्यान रखना दोस्तों यहां पर हम बात कर रहे हैं न्याय व्यवस्था को लेकर के। तो मुगल काल में न्याय व्यवस्था जो है वो शरीयत पर आधारित थी। हिंदुओं के लिए तो अलग थी ही, लेकिन मुस्लिम जो जनता है उसके लिए शरीयत पर आधारित थी। और शरीयत में आप अच्छे से जानते हैं 4 चीजें होती हैं। ठीक है ना, एक कुरान होती है जिसे पैगंबर मोहम्मद साहब ने, खुदा ने जब उनको समझाया था, बताया था, तो उनका जो संदेश था वही कुरान है। ठीक है ना, ठीक। दूसरा है हदीस। हदीस, हदीस क्या है? जो बातें हम लोगों ने सुनी पैगंबर मोहम्मद साहब और अन्य लोगों से, उन सुनी हुई बातों का अर्थ है। ठीक है ना, सुनी हुई बातों का अर्थ, का अर्थ कहते हैं। ठीक ना, एक है इज्मा या इज्म। इज्मा, इज्मा क्या होता है? यह विद्वानों की विभिन्न बातों की व्याख्या है।
जो विद्वान अपने अपने तरीके से बातों की व्याख्या करते हैं वो है ये, किसी भी मुद्दे पर विद्वानों की व्याख्या। ओके एवरीबॉडी, क्लियर? और एक होता है कयास, कयास लगाना यानी अंदाज लगाना, यानी कि अंदाज या सुनी सुनाई बातों का अर्थ का विश्लेषण। बोले कि हमने ऐसा कहीं सुना था और ऐसा हुआ था तो लगभग ऐसा रहा होगा, कहते ना कयास। कयास मत लगाओ, जो सही सही है वो बताओ। कयास मतलब अंदाज से कहना, लगभग तो ऐसा हो सकता, ऐसा होगा, ये कंसेप्ट है। इस पर आधारित था। मुख्य प्रशासन न्यायिक व्यवस्था का अधिकारी कौन होता था? देखिए, मुख्य अधिकारी होता था बादशाह, ध्यान रखना, और बादशाह के नीचे होते थे काजी। सबसे प्रमुख न्याय व्यवस्था का प्रमुख कौन है? बादशाह है, अंतिम न्याय वही करेगा। और उससे पहले काजी उल कुजात है केंद्र में, और प्रांतों में प्रांतीय काजी है। तो ध्यान रखना, ये लोग न्याय व्यवस्था को करते थे। लेकिन एक चीज और ध्यान रखना, बादशाहों में ये लोग जितने भी बादशाह हुए अधिकांशतः वो अपने अलग अलग दिन न्याय व्यवस्था को अपनाते थे, अलग अलग दिन। जैसे अकबर जब न्याय करता था तो अकबर किस दिन करता था? ध्यान रखना, अकबर करता था बृहस्पतिवार को, बृहस्पतिवार को, ठीक। उसके बाद जहांगीर, जहांगीर करता था मंगलवार को न्याय। उसके बाद शाहजहां और औरंगजेब, ये दोनों करते थे बुधवार को। ये रहे, तो अलग अलग दिन, ये अलग अलग दिन में जाकर के न्याय व्यवस्था को चलाते थे। क्लियर हो गया? तो ये इनके न्याय के बारे में जानकारी है जो आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आ रही होगी, और उम्मीद करता हूं कि अच्छे से समझेंगे तो इतने से बाहर कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं जाएगा। एवरीबॉडी, ठीक है ना? इससे बाहर क्वेश्चन जाने की संभावना ना के बराबर है। बस इतना ढंग से कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। ओके, चलिए। इसके बाद आता है सैन्य व्यवस्था। ध्यान रखना, सैन्य व्यवस्था जो है इनके समय की बहुत ही अच्छी सेना है, और कहा जाए कि 5 प्रकार की सेना है। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। घुड़सवार, प्यादे यानी कि पैदल सैनिक, हाथी सेना, तोपखाना और नौसेना, ये रहे, ठीक है ना? ये है आपकी सेना, ठीक। पैदल सैनिक जो होते हैं, पैदल जो होते हैं वो 2 तरह के हैं। एक है आपके जिन कहते हैं एहसाम और सहबंदी। एहसाम और सहबंदी हैं, ये रहे, ठीक है ना? एहसाम और सहबंदी 2 तरह के हैं। एहसाम मतलब जिनको राजा की तरफ से, बादशाह की तरफ से सारी सुविधाएं मिलती हैं, और सहबंदी जो अपने साथ अपने शस्त्र अस्त्र साथ लेकर के आते हैं, ठीक है ना? घुड़सवार सैनिक भी 2 तरह के होते हैं, ध्यान रखना। घुड़सवार सैनिक भी 2 तरह के हैं, बरगीर और सिलेदार। बरगीर और सिलेदार, इन्हें बादशाह की तरफ से, यानी कि ये सरकारी होते हैं, सरकारी सुविधाएं मिलती हैं, और ये अपना स्वयं इंतजाम करके लाते हैं, अपना इंतजाम, यानी अपने घोड़े, अपने शस्त्र, अपने हथियार सब अपने आप लेकर के आएंगे। और बरगीर को बाकायदा केंद्रीय सेना के हैं, और उनको सरकार की तरफ से सारी सुविधाएं मिलती है, ठीक है ना? ध्यान रखना। अब बात आती है अहदी और बलशाही क्या लिखे। अहदी का मतलब होता है वो घुड़सवार हैं जो राजा के अपने व्यक्तिगत, ठीक है ना? और राजा के एक तरीके से अहदी घुड़सवार कौन है? व्यक्तिगत। और बलशाही कौन है? ये उनके अंगरक्षक है।
अंगरक्षक। इस तरीके से हैं बलशाही। हाथियों की सेना भी थी इनके पास। तोपखाना मैंने बताया था, मीर आतिश इसका अधिकारी था। मीर आतिश इनका अधिकारी बनाया गया था। और आप अच्छे से जानते हैं कि बाबर अपने साथ तोपखाना लेके आया था। उसके बाद तोपों का एक अलग डिपार्टमेंट बना दिया जिसे हम तोपखाना कहते हैं। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। ओके। और नौसेना के बारे में मैंने बताया ही था कि नौसेना का अधिकारी कौन था। सोचिए, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया है नौसेना का अधिकारी कौन था। नहीं याद आ रहा? सोचिए। मीर बहरी। याद आ गया? थोड़ा सा ध्यान दिया कीजिए। यस, मीर बहरी। ठीक। बात इसकी नहीं है। बात यह है कि इन्होंने बहुत सीमित स्तर पर बनाई थी नौसेना, लेकिन अधिकांशतः नौसेना को उन्होंने अबिसीनिया और जंजीरा के जो सिद्दी लोग हैं उनको जिम्मेदारी दे रखी थी कि आप हमारी समुद्री सुरक्षा को सुनिश्चित कीजिए। यानी कि किसको ध्यान रखना? अबिसीनिया के लोगों को, अबिसीनिया और जंजीरा के जो सिद्दी हैं, सिद्दी, इनको नौसेना की जिम्मेदारी दे रखी थी। नौसेना की इनकी जिम्मेदारी दे रखी थी, ध्यान रखना। तो यह है आपका मुगल कालीन प्रशासन की व्यवस्था। ठीक है ना। और मैं समझता हूं कि इतने में आपका काम हो जाना चाहिए। इससे बाहर शायद ही हो कि आपको कोई क्वेश्चन चाहेगा। बस इसको अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए, इससे बाहर जाने की संभावना बहुत कम है। बाकी हम अगले टॉपिक पर आपको कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आपसे अलविदा लेते हैं। थैंक यू वेरी मच। और आप लोगों के लिए जो मैं बार बार कह रहा हूं, आप लोग जो 2024 में अपने आप को सफल देखना चाहते हैं वो रियली में इस P2I बैच को जरूर ज्वाइन कीजिए। ठीक है ना। 30 तारीख तक की लास्ट डेट है, 30 तारीख तक। उसके बाद एडमिशन क्लोज हो जाएंगे, इसमें कोई एडमिशन नहीं होगा। कारण P2I का मतलब है मैं डेडिकेटेड एक बैच है आप लोगों के सफलता के लिए, जिसमें अलग अलग स्टेज पर हम अलग अलग रणनीति के साथ आपके साथ कार्य करेंगे। प्रारंभिक परीक्षा के समय प्रारंभिक परीक्षा को लेकर के, जिसमें टेस्ट सीरीज, CSET, करंट अफेयर्स सब होगा। मेंस के लिए मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम, पूरी टीम आपको दिल्ली में आपके साथ काम करेगी। आपका रहने खाने की व्यवस्था इंस्टीट्यूट की तरफ से की जाएगी, जिसमें आपको केवल मेंस के टॉपिक पर इंपॉर्टेंट टॉपिक, जितने भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बचे हुए हैं, टॉपिक बचे हुए हैं, करंट के टॉपिक बचे हुए हैं, उन पर आपको पढ़ाया भी जाएगा, लिखाया भी जाएगा, प्रैक्टिस भी कराई जाएगी। और उसके बाद इंटरव्यू के लिए सभी रिटायर्ड अधिकारी आपकी सहायता करने की कोशिश करेंगे। बस उद्देश्य एक, आपकी सफलता। और ध्यान रखना, इसमें अभी केवल एक ओरिएंटेशन क्लास हुई है। आज से प्रॉपर बैच स्टार्ट हो रहा है, इसलिए इसको लेट मत कीजिए। आज ही MK लाइव कोड इस्तेमाल करके इसके माध्यम से मात्र इतने रुपए में आप बैच ज्वाइन कर लीजिए। वैलिडिटी इसकी 2 साल की है। अगर आपका किसी कारण से प्री नहीं होता है तब भी अगली साल के लिए वैलिड रहेगा। ओके, चलिए, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।